सोचिए जरा, अगर दुनिया के दो सबसे बड़े खिलाड़ी अचानक गेम से ही बाहर हो जाएं तो क्या होगा। ठीक ऐसा ही कुछ हुआ 1990 के दशक की शुरुआत में, जब कोल्ड वॉर खत्म हुआ। सोवियत संघ और अमेरिका के बीच जो दशकों से तनाव चल रहा था, वो बाइपोलर वर्ल्ड एकदम से ढह गया और अपने पीछे छोड़ गया एक बहुत बड़ा सवाल। तो सवाल ये था कि खाली सिंहासन पर अब कौन बैठेगा। अगर दुनिया पर अब सिर्फ एक सुपर पावर का राज नहीं होगा, तो फिर पावर के नए सेंटर्स कौन बनेंगे। ये सिर्फ कोई किताबी सवाल नहीं है, बल्कि ये वो पहेली है जो आज की ग्लोबल पॉलिटिक्स को डिफाइन करती है। तो आज की हमारी पड़ताल में हम देखेंगे एक नई वर्ल्ड ऑर्डर को, यूरोपियन यूनियन की यूनाइटेड पावर को, आसियान के कोऑपरेटिव तरीके को, और हाँ, चीन के जबरदस्त इकोनॉमिक राइज को। और आखिर में ये भी समझेंगे कि आने वाले वक्त में क्या चुनौतियां हैं। तो हुआ ये कि 1990s की शुरुआत में सोवियत यूनियन के ढहने से एक पावर वैक्यूम सा बन गया। दुनिया अब दो साफ साफ कैंप्स में नहीं बटी थी, और इसी बदलाव ने यूरोप और एशिया में नए पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पावर सेंटर्स के उभरने का रास्ता खोल दिया। ऐसे सेंटर्स जो अमेरिकी डोमिनेंस को चैलेंज कर सकते थे। चलिए कहानी शुरू करते हैं यूरोप से। वर्ल्ड वॉर 2 की राख से एक बहुत ही हिम्मत वाला आइडिया पैदा हुआ। सोचिए, एक पूरा कॉन्टिनेंट जो दशकों तक लड़ाई झगड़ों से तबाह हो चुका था, उसने तय किया कि भैया आप पुरानी दुश्मनी को हमेशा के लिए दफनाने का एक ही तरीका है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन। और बस यहीं से पड़ी यूरोपियन यूनियन की नींव। हाँ, पर यह सब कुछ रातों रात नहीं हुआ। ये कोई क्रांति नहीं थी, बल्कि एक बहुत धीमी, सोची समझी जर्नी थी। इसकी शुरुआत हुई छोटे छोटे कदमों से, जैसे 1951 में कोयला और स्टील को शेयर करना, फिर 1957 में एक इकोनॉमिक कम्युनिटी बनाना, और फिर दशकों तक चली बातचीत के बाद फाइनली 1992 में ये एक पूरा पॉलिटिकल यूनियन बना, जिसे हम यूरोपियन यूनियन कहते हैं। और 2002 में अपनी एक सिंगल करेंसी यूरो को अपनाकर तो इसने इस इंटीग्रेशन को और भी मजबूत कर लिया। और इसका सिंबॉलिज्म भी देखिए, कितना पावरफुल है। ईयू के झंडे पर जो 12 सुनहरे सितारे हैं ना, वो सिर्फ डिजाइन के लिए नहीं है। 12 का नंबर ट्रेडिशनली परफेक्शन और यूनिटी का प्रतीक माना जाता है। ये यूरोप के लोगों के बीच सॉलिडारिटी और हार्मनी के बड़े लक्ष्य को दिखाता है। लेकिन बात सिर्फ सिंबल्स की नहीं है। इकोनॉमिकली देखा जाए तो यूरोपियन यूनियन एक जायंट है, एक बहुत बड़ा खिलाड़ी। 2024 में $19 ट्रिलियन से भी ज्यादा की अनुमानित जीडीपी के साथ ये दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमीज में से एक है। और इसकी करेंसी यूरो अब ग्लोबल ट्रेड और फाइनेंस में अमेरिकी डॉलर के दबदबे को सीधा चैलेंज करती है। और मिलिट्री की बात करें तो वहां भी ईयू एक ऐसी ताकत है जिसे कोई इग्नोर नहीं कर सकता। इसकी कंबाइंड आर्म्ड फोर्सेस दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी हैं, और इसका डिफेंस खर्च सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स से ही पीछे है। मतलब इकोनॉमिक पावर के साथ साथ मिलिट्री पावर भी है, जो इसे ग्लोबल स्टेज पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर बनाती है। लेकिन इतनी प्रभावशाली ताकत होने के बावजूद सफर बिल्कुल भी आसान नहीं है। ये कार्टून देखिए, ये ईयू को एक बड़े से जहाज की तरह दिखाता है जो खतरनाक बर्फीले पानी से गुजर रहा है। और ये एक बिल्कुल सटीक मेटाफर है, क्योंकि सतह के नीचे कई गंभीर चुनौतियां छिपी हुई हैं। और ये चुनौतियां असली हैं और काफी गहरी भी। कई बार मेंबर देशों की फॉरेन पॉलिसी आपस में टकराती हैं, जैसा हमने इराक वॉर का टाइम देखा था। कई देशों में यूरोस्केप्टिसिज्म, मतलब ईयू को लेकर शक की एक मजबूत भावना है। डेनमार्क और स्वीडन जैसे बड़े मेंबर्स ने तो आज तक यूरो को नहीं अपनाया है। और फिर 2016 का ब्रेक्जिट, जिसने तो यूनियन की नींव ही हिला दी। ये सारी दरारें ईयू की एक आवाज में बोलने की ताकत को कमजोर करती हैं। अच्छा, अब यूरोप से चलते हैं साउथ ईस्ट एशिया की तरफ। यहाँ रीजनल पावर का एक बिल्कुल अलग ही मॉडल सामने आया है। इसका नाम है आसियान, और ये ईयू के टॉप डाउन अप्रोच से एकदम अलग है। ये कॉपरेशन और आम सहमति पर आधारित है। अब यहां पर मेन डिफरेंस समझिए। यूरोपियन यूनियन एक सुप्रा नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब मेंबर देश ब्रुसेल्स में एक सेंट्रल अथॉरिटी को अपनी कुछ पावर सौंप देते हैं। इसके ठीक उलट आसियान पूरी तरह से कॉपरेशन पर चलता है। ये नेशनल सॉवेरेनिटी यानी राष्ट्रीय संप्रभुता का सम्मान करने के सिद्धांत पर बना है। मतलब मेंबर्स मिलकर काम तो करते हैं, लेकिन अपनी आज़ादी कभी नहीं छोड़ते। इसी अप्रोच को एशियन वे के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या है? इनफॉर्मल, नॉन कन्फ्रंटेशनल और कोऑपरेटिव बातचीत। इसका कोर प्रिंसिपल है एक दूसरे की नेशनल सोवरेनिटी की इज्जत करना और किसी के अंदरूनी मामलों में दखल नहीं देना।
और टकराव की जगह आम सहमति बनाने पर फोकस करके एशियान ने एक ऐसे रीजन में स्टेबिलिटी और ग्रोथ को बढ़ावा दिया है जो हिस्टोरिकली लड़ाई झगड़ों से घिरा रहा है। और इसका सिंबॉलिज्म भी इसी फिलॉसफी को दिखाता है। आसियान के लोगों में जो धान की 10 बालियां हैं, वो 10 मेंबर देशों को दिखाती हैं जो दोस्ती और सॉलिडैरिटी के बंधन में बंधे हैं। और ये सब एक सर्कल के अंदर हैं जो उनकी अटूट यूनिटी का प्रतीक है। हाँ, ये बात सही है कि आसियान की इकोनॉमी अभी भी ईयू या अमेरिका के मुकाबले छोटी है, लेकिन इसकी असली ताकत है इसकी ज़बरदस्त ग्रोथ। दुनिया के सबसे तेज़ी से बढ़ते इकोनॉमिक रीजन्स में से एक होने के नाते आसियान का प्रभाव सिर्फ बढ़ेगा और ये एशिया और उसके बाहर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर बन जाएगा। और अब आते हैं हमारे तीसरे और शायद सबसे प्रभावशाली पावर सेंटर पर, चीन का अविश्वसनीय इकोनॉमिक राइज। पिछले कुछ दशकों में चीन का जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, वैसा इतिहास में शायद ही कुछ देखने को मिला हो, और इसने ग्लोबल पावर बैलेंस को पूरी तरह से रीडिफाइन कर दिया है। देखिए, 1949 के रेवोल्यूशन के बाद माओ के चीन ने सोवियत यूनियन वाला रास्ता अपनाया। उसने खुद को कैपिटलिस्ट दुनिया से बिल्कुल अलग थलग कर लिया और अपनी सारी एनर्जी लगा दी एग्रीकल्चर से पैसा निकालकर स्टेट कंट्रोल्ड हैवी इंडस्ट्री बनाने में। लेकिन ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी थी जिससे आखिर में इकोनॉमिक स्टैग्नेशन ही आया, मतलब अर्थव्यवस्था एक तरह से रुक गई। लेकिन फिर 1970s में चीन ने एक बड़ा यू टर्न लिया। रूस की तरह शॉक थेरेपी अपनाकर रातों रात अपनी इकॉनमी खोलने के बजाय चीन ने एक धीमी स्टेप बाय स्टेप पॉलिसी अपनाई। 1972 में अमेरिका के साथ रिश्ते फिर से बने, 1978 में ओपन डोर पॉलिसी का ऐलान हुआ और फिर धीरे धीरे पहले एग्रीकल्चर और फिर इंडस्ट्री का प्राइवेटाइजेशन किया गया। और इसके जो नतीजे आए वो किसी चमत्कार से कम नहीं थे। 1978 के बाद से चीन दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली बड़ी इकॉनमी रहा है, और ये जो अनुमान है कि 2040 तक ये अमेरिका को भी पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी बन जाएगा, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 21वीं सदी में ग्लोबल पावर में एक जबरदस्त बदलाव का संकेत है। लेकिन इस चमकती हुई ग्रोथ के पीछे एक स्याह पहलू भी है। ये कामयाबी एक बहुत बड़ी कीमत पर आई है। लाखों लोग पीछे छूट गए हैं और बेरोजगारी बढ़ रही है। पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचा है, करप्शन फैला हुआ है, और अमीर शहरी इलाकों और गरीब गांवों के बीच की खाई एक खतरनाक रफ्तार से बढ़ रही है। तो जब इन सभी पीसेस को एक साथ जोड़कर देखते हैं तो क्या तस्वीर सामने आती है? हमें एक ऐसी दुनिया दिखती है जो कुछ दशक पहले की दुनिया से बिल्कुल अलग है। ये टेबल इन 3 अलग अलग मॉडल्स को एकदम साफ साफ हमारे सामने रखता है। एक तरफ है यूरोपियन यूनियन अपने इंटीग्रेशन मॉडल के साथ, जिसका स्केल तो बहुत बड़ा है लेकिन अंदरूनी तौर पर बटा हुआ है। दूसरी तरफ है आसियान अपने कोऑपरेटिव अप्रोच के साथ, जो तेजी से बढ़ तो रहा है लेकिन अभी छोटा है। और फिर है चीन अपने स्टेट लेड राइज के साथ, जिसने अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ तो देखी है लेकिन वो गंभीर अंदरूनी असमानताओं से जूझ रहा है। तो आखिरी बात क्या निकल कर आती है? यही कि कोल्ड वॉर की वो सिंपल 2 खिलाड़ियों वाली दुनिया अब हमेशा के लिए जा चुकी है। अब हम एक कॉम्प्लेक्स मल्टीपोलर दुनिया में रहते हैं, और इस नई दुनिया में यूरोपियन यूनियन, आसियान और चीन जैसी अलग अलग ताकतें लगातार एक दूसरे से कंपटीशन करती हैं, कोऑपरेट करती हैं और एक दूसरे को शेप देती हैं। और ये सब हमें एक आखिरी और बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जैसे जैसे ये नई ताकतें पुराने ऑर्डर को चैलेंज कर रही हैं, ग्लोबल पीस और स्टेबिलिटी का भविष्य क्या होगा? इसका कोई आसान जवाब नहीं है, लेकिन हाँ, यही वो सवाल है जो आने वाले दशकों में हमारी दुनिया को डिफाइन करेगा।